नाज़रीन गिरामी, अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। सीधी बात के ताज़ा तरीन रूबरू प्रोग्राम में आप लोगों का इस्तकबाल है। नाज़रीन गिरामी, जैसा कि आप लोग जानते हैं कि हमारे इस प्रोग्राम में मुख्तलिफ़ शोबाजात से ताल्लुक़ रखने वाले लोगों से रूबरू कराने की कोशिश करते हैं ताकि कुछ अहम मौज़ूआत पर हमें सैर हासिल बहस मिल जाए और मुख्तलिफ़ शख्सियात आपके सामने रही हैं। इस वक्त एक और अहम तरीन शख्सियत इस वक्त हमारे पास है, मौलाना साबिर अली अकबर नदवी साहब। ये हमारे साथी भी हैं और गुज़िश्ता 12-13 सालों से दुबई के एक मशहूर स्कूल में तालीम देने या मुदर्रिस की हैसियत से खिदमत अंजाम दे रहे हैं। तालीमी एतबार से और प्रैक्टिकली या अमली सतह पर जाहिर सी बात है कि दुबई एक बहुत ऐसा इस वक्त एक बहुत ही ज़्यादा तरक्की याफ्ता मुल्क ऐसा है कि यूरोपियन ममालिक के अफराद भी वहाँ खींचे चले आते हैं। तो ये उसकी अपनी खुसूसियात है। इसमें से वहाँ का एजुकेशन का सिस्टम और तालीम देने लेने, उसके मैनेजमेंट का और भी मुख्तलिफ़ शोबाजात जो उस तालीम से जुड़े होते हैं अलग अलग होते हैं। तो क्यों ना मैंने सोचा कि अपने साथी से इस सिलसिले में एक ऐसी गुफ्तगू हो जिससे हमारे तालीमी इदारों से वाबस्ता अफराद फ़ायदा हासिल कर सकें। तो मौलाना साबिर साहब, आपका इस्तकबाल है हमारी स्टूडियो में। आपको क्या महसूस होता है? आप आते हैं जब छुट्टियां होती हैं और बहुत सारे स्कूलों में आपका जाना भी होता है, इसी तरह आपका दौरा इस वक्त बेंगलुरु का भी हुआ है। क्या आपको जो है खुसूसियात बेंगलुरु के स्कूलों में लगती हैं और यहाँ के स्कूलों में नहीं है? दुबई के स्कूलों में। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सबसे पहली बात यह है कि अभी मुझे तालीम के मैदान में तकरीबन 20 साल हो रहे हैं और उसमें 17 साल अभी दुबई में हो रहे हैं। अच्छा। और इस वक्त मैं एक ऑर्गेनाइजेशन में हेड ऑफ इस्लामिक एजुकेशन और उसका ग्रुप का इस्लामिक का एडवाइज़र भी हूँ। अच्छा। सबसे पहली बात, जैसे आपने इंट्रोडक्शन में तज़किरा किया कि दुबई के अंदर जो तालीम का मेयार जो बुलंद हुआ है, ये इसकी शुरुआत हुई है, जो तब्दीली आई है तालीम के मैदान में दुबई में। वहाँ के कायदीन ने जो इनिशिएटिव लिया कि हमें तालीम के मैदान में आगे बढ़ना है। उससे पहले अरबों के अंदर ये था कि जो है उतना तालीम का ज़ौक़ नहीं था, अगर आप अरब ममालिक का जायज़ा भी लें तो। लेकिन 2009 के बाद वहाँ बहुत ज़बरदस्त उन्होंने एक इनिशिएटिव लिया। अच्छा। कि हमें तालीम के मैदान में आगे बढ़ना है और तालीम के मेयार को बुलंद करना है। अच्छा। और वो अभी 2009 के बाद से अब तक बहुत मेयार बुलंद हो चुका है तालीम। और जहाँ तक रहा आपका पहला जो सवाल था कि जो है क्या डिफरेंसेस हैं कि तालीम यहाँ की तालीम वहाँ की तालीम। इंडिया में भी कुछ ऐसे स्कूल्स हैं जहाँ पे तालीम का मेयार बहुत बुलंद है, हम जानते भी हैं। अलबत्ता हमारे जो अपने इदारे हैं, मुसलमानों के इदारे हैं, वहाँ पे इन चीज़ों में बहुत कमी पाई। मेयार के अंदर मैं बात कर रहा हूँ। माशाल्लाह हमारे लोग माली तौर पर भी बहुत खर्च कर रहे हैं अपनी बिल्डिंगों को, स्कूलों के इंफ्रास्ट्रक्चर को बनाने की। अलबत्ता मेयार तालीम के अंदर वो तब्दीली नहीं आई है जो आनी चाहिए थी। इसकी सबसे बड़ी वजह ये है कि जो है सबसे पहली बात ये याद रखनी चाहिए कि हर तालीम के 4 सतून होते हैं। सबसे पहले उसके मैनेजमेंट, दूसरे असातिज़ा, तीसरे तलबा और चौथे सरपरस्तान। मैनेजमेंट, स्टाफ, टीचर्स, स्टूडेंट्स एंड पेरेंट्स। और इसमें हर एक का अपना अपना अलग रोल होता है। अच्छा। फिर जब वो ये लोग अपनी अपनी जिम्मेदारियों को और रोल को समझने लग जाएंगे ना, फिर वहाँ से जो है तब्दीली शुरू हो जाती है। अच्छा।
अभी आप अगर मुझसे पूछे कि भाई फॉर एग्जांपल मैनेजमेंट का क्या रोल है, यकीनन आपने अच्छा स्कूल बनाया, अच्छी बिल्डिंग बनाई, उसके साथ साथ सबसे अहम चीज़ जो होती है, जो एकेडमिक्स की बात कर रहा हूँ मैं, तो दो ये चीज़ें भी समझने की बहुत बड़ी ज़रूरत है कि मैनेजमेंट एक अलग किस्म होती है, शोबा है अलग, और एकेडमिक्स के जो एक्सपर्ट होते हैं वो एक अलग शोबा है। आप इनके कामों में दखल नहीं करना चाहिए, उनको इनके कामों में दखल नहीं करना चाहिए, ये बहुत ज़रूरी है सर। और दूसरे कि एकेडमिक्स के जो लीडर होते हैं ना, आपको उसके लिए बहुत एक्सपर्ट लोगों को रखना बहुत ज़रूरी होता है। अगर आपके पास एकेडमिक के एक्सपर्ट लीडर्स, जैसे हमारा प्रिंसिपल कहा जाता है या हेडमास्टर हो, वो ट्रेंड अगर होगा मॉडर्न सिस्टम के साथ, तो वो आदमी अपने विजन के मुताबिक काम कर सकता है। और दूसरे के मैनेजमेंट को बिल्डिंगों के साथ साथ, उनके इंफ्रास्ट्रक्चर के साथ साथ, उनके पास भी एक विजन होना चाहिए कि चलो हमने अगर प्राइमरी से स्कूल शुरू किया कि 15 साल के अंदर हम ऐसा प्रोडक्ट रेडी करेंगे जो हर स्टेज में एक्सेल करे। अगर आप स्कूल्स चला रहे हैं, मदारिस की नहीं बात कर रहा हूँ, तो आपका एक विजन होना चाहिए कि हमारे बच्चे ग्रेड 8, 9, 8 तक जाने पहुँचते ही उनके पास कुछ विजन्स होने चाहिए। तो वो कब हो सकता है जब हमारा तालीम का निज़ाम इतना मजबूत हो, स्ट्रॉन्ग हो। तो उसके लिए सबसे पहले आपके पास जो एकेडमिक लीडर होता है ना, जो प्रिंसिपल होता है, वो एक सॉलिड पर्सन होना बहुत ज़रूरी है। फिर वहाँ से शुरुआत हो जाती है। इसी तरह बहुत अहम, हमारे यहाँ इस चीज़ पर बहुत कम तवज्जो दी जाती है। हमारा जो केजीज़ का, नर्सरीज़ का एजुकेशन सिस्टम है ना, वो बच्चों को रट्टे पे, अभी आज भी अगर मैं मुबालगा नहीं कर रहा हूँ तो आज भी उसी निज़ाम पे चल रहा है, रट्टा मारो। दो चीज़ें बहुत ज़रूरी है, एक आप मालूमात फराहम कर रहे हैं बच्चों को, रट्टा मार के बच्चों के अंदर मालूमात तो आ रही है, लेकिन उसकी महारतें जो है वो इम्प्रूव नहीं कर रही, वो डेवलप नहीं हो रही। जैसे आप अब अगर, मैं बहुत सारे स्कूल्स में विजिट करता हूँ टीचर्स की, रिसेंटली मैंने बहुत सारे टीचर्स के इंटरव्यूज भी लिए, मतलब तबादला ख्याल का मौका मिला। मैंने उनसे पूछा कि आपके यहाँ ग्रेड 6 के अंदर बच्चों का क्या लेवल है। सुन के बड़ा अफसोस हो गया, पर एक ऐसा लग रहा था कि मजाक है। कह रहे कि ग्रेड 6 के बच्चों को भी सेंटेंस लिखना नहीं आता। अभी मैं ये कभी कभार ऐसा लगता है, हम लोग बाहर की बात करते हैं, गल्फ कंट्रीज, तो इसको स्पेशली दुबई की स्कूल्स की बात करते हैं, हम बताते हैं कि बच्चों के अंदर ये सलाहियतें, इनको मजाक लगता है। और जब भटकल से कोई, हमारे यहाँ से कोई पहचान वाले, इंडिया से भी हमारे स्कूल्स विज़िट के लिए आते हैं, तो मैं उनको विजिट्स करवाता हूँ और उनको दिखाता हूँ प्रैक्टिकली कि स्कूल्स क्या है, देखें आप। हम लोग आके वहाँ पे बकवास नहीं करते आप लोगों से, ये असल में हकीकत है, आपको समझ। तो इसलिए सबसे पहली चीज़ जो है, हमारा जो बुनियादी स्ट्रक्चर है, बुनियादी ढांचा है तालीम का, अगर वहाँ हम लोगों ने तब्दीली पैदा की, तब्दीली का मतलब ये है कि दो चीज़ें हैं, आपको जो चीज़ें पढ़ा रहे हैं उसके अंदर नहीं, जिस तरीके से पढ़ा रहे हैं, तरीके को भी देखना हो, तरीके को तब्दील करना जरूरी है। अभी मैं आपको एक छोटी सी मिसाल देता हूँ। आप बच्चों को तैराकी के लिए भेजते हैं, तो तैराकी का कोच होता है, वो खुद तैर के दिखाता है या बच्चों को तैरने लगाता है? क्या करता है वो? तैरने लगाता है। सही है ना? तो वो क्या करता है, उसका मतलब क्या हुआ कि उसके अंदर जो छुपी हुई सलाहियत है, उसका दिमाग चला के, उसके हाथ पैर चला के उसको बाहर निकाल रहे। वो अपना दिमाग नहीं चला रहे। अगर कोच अपना दिमाग चलाने शुरू कर दे और दिखा दे कि मैं देखो कैसे तैर रहा हूँ, तो क्या होगा? तो बच्चा वहीं रहेगा, ये तरक्की करेगा। असल में हाँ, यही चीज है।
हम ये अब जो सोच है ना दुनिया के अंदर, तदरीस की सोच तब्दील हो गई है बहुत। पहले क्या था कि उस्ताद सब कुछ वो नहीं है। अभी क्या है, बच्चों का इन्वॉल्वमेंट बहुत जरूरी है। हमको कहा जाता है कि जो है वहाँ पे हम लोगों को ट्रेनिंग्स होती है, और ट्रेनिंग्स में हम लोग बताते हैं कि जो है 60% एक लेसन का जो 60% हिस्सा होता है, मसलन 40 मिनट का घंटा है, 40 मिनट के घंटे को आप 4 हिस्सों में तकसीम कर दें, हाँ 10-10 मिनट, तो कहते हैं कि 30 मिनट बच्चे काम करने चाहिए खुद अपनी तरफ से, बच्चों का दिमाग चलना चाहिए। केजी से उस स्ट्रक्चर को पैदा करने की अगर कोशिश की जाए ना, फिर वहां से तब्दीली शुरू हो जाती है। अच्छा, तो यानी आपका मानना ये है कि इंफ्रास्ट्रक्चर में, इमारतों में, सारी चीज़ों में तो आगे है, लेकिन तदरीस का असल जो है नोक अभी तक लोगों के हाथ में नहीं आया, या अक्सर स्कूलों के हाथ में नहीं आया। उसमें एक बहुत बड़ी बुनियादी वजह यह है कि हमारे यहाँ जो तदरीसी अमला, टीचिंग स्टाफ जो आता है, या तो डायरेक्टली अपना एजुकेशन कंप्लीट करके स्कूल्स में आ जाते हैं, ठीक है, और दूसरे ये भी मतलब देखा गया है कि यहाँ पे जो टाइमिंग्स होती है ना, टीचर्स को इतना बर्डन भी किया जाता है कि उनके पास सोचने के लिए टाइम ही नहीं होता। एक क्लास से दूसरा क्लास, दूसरा तीसरा, फिर उसके बाद थोड़ा नाश्ता कर लिया। वो बेचारे एक तो यहाँ पे एक क्लास में 30 से 35 बच्चे कम से कम होते हैं। अब उनको 8 लेसन्स फॉर एग्जाम्पल हैं एक दिन के अंदर, तो कम से कम 7 लेसन्स तो होते, 7। बहुत हार्डली ऐसे होता है कि किसी को 6 लेसन्स मिले। अब वो खाली पीरियड में भी होमवर्क चेक कर रहे होते हैं, नोटबुक्स करेक्शन में लग जाते हैं। अब क्या हो जाता है, वो 7:30 बजे फॉर एग्जांपल एंट्री मारी है स्कूल में, लेसन्स लिया 2:30 बजे बेल बजी, अपनी बैग उठाए घर चले गए। तो टीचर्स को या ब्रीथ करने के लिए भी टाइम नहीं रहता, और दूसरे कि उनको ट्रेनिंग्स नहीं दी जाती। हर साल के शुरू में ऐसा निज़ाम होना चाहिए कि 2-3 चीज़ें मैं आपको बता रहा हूँ। सबसे पहले टीचर्स ट्रेनिंग, स्पेशली फाउंडेशन लेवल्स, जो सब्जेक्ट्स, मेन सब्जेक्ट्स पढ़ाए जाते हैं, जैसे माशाल्लाह इस्लामियात के तो पढ़ाए जाते ही हैं, तो उसका अपना एक अलग अंदाज है। उसके अलावा जो ये की सब्जेक्ट्स हैं, जैसे इंग्लिश हो, मैथ हो, साइंस हो, हमारे इन चीज़ों में भी रट्टा मरवाया जाता है बच्चों को। बच्चों को ये नहीं समझाया जाता है कि आप देख के हर्फ को उठाने की, जैसे माशाल्लाह ये आप बहुत बेहतरीन निज़ाम हमारा जो है ना, हमारे शबीना मकातिब, वहाँ पे क्या करता है उस्ताद, एक मर्तबा पहचान करवाया हुरूफुल हिजा की, उसके बाद बच्चों को क्या सिखाते हैं वहाँ पे कि खुद उठाना सीख जाओ। इसलिए ये बहुत बड़ा, कुरान की तालीम से बहुत सारी जुबानें सिखाने में आसानी हो सकती है, जैसे सिखाई जाती है। हाँ, कैसे कुरान जिंदगी भर क्या उस्ताद पढ़ाता रहता है? वो शुरुआत में 1 महीना बच्चे को, 2 महीना, मैक्सिमम 4 महीना बच्चा स्ट्रगल करेगा। एक बार उठाना शुरू कर दे, अल्हम्दुलिल्लाह कैसे फर पढ़ने लग जाता है। हर जुबान ऐसे सिखाई जा सकती है। मैं एक महारत, एक स्किल की बात कर रहा हूँ, रीडिंग स्किल। बच्चों को जोर डालने का मौका दिया जाए, बस अपने दिमाग के जोर डालने का मौका दिया जाए। फिर देखो उसकी रीडिंग स्किल्स, आप खुद बता, आपके बच्चे खुद पढ़ते हैं स्कूलों में। मैं इंग्लिश की नहीं, मैं उर्दू की बात करता हूँ, कितनी फर उर्दू पढ़ सकते हैं? मैं पूछ रहा हूँ KG, UKG, LKG के बाद ग्रेड 1, ग्रेड 2, 4था साल, 4थे साल में आप बताओ कितने फास्ट आपके बच्चे उर्दू पढ़ सकते हैं? नहीं पढ़ते, उनको तो अटक के ही पढ़ते हैं। इसी बच्चे को आप कुरान जब पढ़ाने लगते हैं 3-4 साल की उम्र से, तो वो अव्वल पहली मतलब जो 7 साल की उम्र में कैसे कुरान पढ़ने लगते हैं? पढ़ना लग जाता है, पहचान लेता है। कुरान का उस्ताद क्या करता है उसके लिए? उनकी महारतों पे जोर दे कि ये मेरा काम नहीं है पढ़ना, मैं तुमको गाइड कर रहा हूँ, तुम्हारी गलतियां तुमको दोहरा सकता हूँ। अगर स्कूल वाले टीचर्स को ऐसी
स्किल्स डेवलपमेंट की ट्रेनिंग दी जाए ना, तो बहुत सारी महारतें बच्चों के अंदर पैदा हो सकती है। तो यानी कि छोटी छोटी चीज़ें हैं जिस पर गौर नहीं किया जा रहा, ये कहा जा सकता है। और फिर आप जो है, खैर ये तो समझते हैं कि जो है दुबई के सिलसिले में ये भी सुना गया था कि जो है अक्सर वहाँ पे स्कूल जो है वहाँ के लोकल लोग नहीं चलाते, अक्सर वहाँ पे हिंदुस्तानी मिल्कियत के मातहत में हैं। और ये कहाँ तक बात दुरुस्त है? वहाँ पे एक्चुअली क्या होता है, पहले जो था वो स्पॉन्सरशिप सिस्टम रहता था। अब वो कानून का मुझे कुछ पता नहीं है, लेकिन वहाँ के लोकल्स उनके पार्टनर्स होते ज़रूर है। कि पहले जो कानून था 49-51%, अलबत्ता सामने जो काम करने वाले होते हैं वो इंडियन ज़्यादा होते हैं, बाकी उनके पार्टनर्स तो होते ही हैं। वो तो हर जगह का कानून है वो, हर मुल्क। अलबत्ता कॉन्सेप्ट तस्वुर जो देते हैं ना, अब आपके पास एक आइडिया है, एक प्रोजेक्ट है, आप लेके आते हैं, सामने पेश करते हैं, फिर उसके बाद वो बात आगे बढ़ जाती है। तो वैसा उन लोग का वैसा उनका वो निज़ाम वैसा तैयार रहता है कि उसको एक्सेप्ट कर लिया जाता है उनके पास, वो प्रोजेक्ट वाला। वो पहले आपको अपना एक पूरा खाका तैयार करना पड़ता है गवर्नमेंट की गाइडलाइन के मुताबिक। उसके बाद वहाँ पे मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन है, उसके बाद ऐसे ही एक प्राइवेट एक अथॉरिटी है, उसको नॉलेज एंड ह्यूमन डेवलपमेंट अथॉरिटी बोलते हैं, KHDA बोलते हैं उसको। वहाँ पे उनकी गाइडलाइन के मुताबिक उनकी जो भी रिक्वायरमेंट्स होती है उसके मुताबिक उनको सबमिट करना पड़ता है प्रपोजल। उसके बाद वो उनके जो प्रोसीजर्स हैं, उसके बाद वो अप्रूवल आने के बाद आगे बढ़ते हैं। वहाँ पे एक टीचर को रखने का मेयार क्या होता है कि एक टीचर को जो वहाँ पे जॉब वगैरह मिलते हैं, जैसे यहाँ पे नॉर्मल जैसे आपने खुद कहा, वहाँ क्या मेयार है? ये बहुत ही अहम सवाल किया आपने। एक्चुअली मैं आपको बताता हूँ, वहाँ पे टीचर्स को रखने का पहला मेयार ये होता है, अभी एक बात समझने की ज़रूरत है, बीएड जो बैचलर ऑफ एजुकेशन की डिग्री है वो बहुत इम्पोर्टेंट है। अभी बीएड में भी क्या होता है ना, कुछ लोग बीएड किए हुए हैं 90s में, कुछ लोग बीएड किए हुए 2000 में, लेकिन बीएड का जो कोर्स है ना वो बहुत अपडेट होता जा रहा है। नहीं समझ रहे? अभी लेटेस्ट बीएड के जो कोर्सेज में, उसमें जो इन क्लास बीएड होता है, एक ऑनलाइन होता है और एक इन पर्सन होता है। जो इन पर्सन बीएड्स में जो ना बहुत सारी चीजें प्रैक्टिकली सीखने मिलती है, जो नई चीजें होती है। तो सबसे पहले बीएड का होता है। अब दूसरा जो होता है ना, वहाँ पे पहले इंटरव्यू होती है टीचर की। जैसे अभी मैं हेड हूँ, तो इस्लामिक एजुकेशन में या अरबिक में पीएचडी टीचर्स को अपॉइंट करना है, तो पहले मैं उसकी इंटरव्यू लेता हूँ। उसके बाद जो है मैं उनको बता देता हूँ कि कल आपको आना है स्कूल में और आपको एक लेसन देना है, प्रैक्टिकल लेसन बच्चों के साथ लेना है। और हम उनको गाइडलाइन दे देते हैं कि हम क्या देखना चाहते हैं। आप ये देखना चाहते हैं कि आप बच्चों की सलाहियतों को कैसे बाहर निकालने की कोशिश करते हैं, ये पोस्ट, ठीक है। और उनको हम एक लेसन टॉपिक का नाम दे देते कि इस पे आप प्रैक्टिस करके आ जाओ। ये जरूरी नहीं कि हर लेसन आदमी का ऐसा हो हर दिन, लेकिन जो है 15 दिन में एक बार ऐसी कोशिशें होनी चाहिए स्कूलों के अंदर अपने एग्जिस्टिंग टीचर्स की। तो पहले उसकी इंटरव्यू लेते हैं, उसके बाद उसका लेसन देखते हैं। लेसन देखने के बाद हम लोग 2-3 लोग होते हैं ऑब्जर्व करने वाले, वो हम लोग हमारी रिपोर्ट में लिखते हैं। कुछ क्राइटेरियाज होते हैं, स्टूडेंट इन्वॉल्वमेंट, टीचर्स क्वेश्चनिंग स्किल्स। क्वेश्चनिंग स्किल्स का मतलब ये होता है कि बच्चों के अंदर सोचने की सलाहियतें पैदा करने वाले किस तरह के सवालात आप कर रहे हो बच्चों। 2 तरह के सवालात होते हैं। मैं 2-3 स्कूलों में गया था, वहाँ पर भी मैं बता रहा था, पूछा भी, टीचर्स को भी पूछ रहा था। एक क्वेश्चंस को बोलते हैं गाइडेड क्वेश्चंस। मतलब ये है कि जो है सवाल है और उसका जवाब जो है किताब के अंदर खुद मौजूद है, बच्चा लाइन लगा दे और चप्पा मार दे नोटबुक में। दूसरे होते हैं उसको ओपन एंडेड क्वेश्चन। ओपन एंडेड का मतलब ये होता है कि सवाल आपने ऐसा दिया कि वो सोचने पे मजबूर हो जाए और हर बच्चे का जवाब अलग अलग होगा। तो उससे क्या फायदा होगा, हर एक की अपनी अपनी सलाहियत काम करने लगे। क्योंकि मेरी जो सोच है आपकी होना जरूरी नहीं। हम दोनों का मौजू शायद एक होगा, लेकिन उस मौजू पे मेरा बात करने का तरीका अलग है, आपकी अपनी सोच और आपके तरीके अलग। तो ये चीजें, तो ये प्रोसीजर होने के बाद
इंटरव्यू, उसके बाद उसके डेमो लेसन्स, उसकी रिपोर्ट प्रिंसिपल को पेश की जाती है, फिर प्रिंसिपल उसका इंटरव्यू लेते हैं। उसके बाद हम लोग उसको 6 महीने ऑब्जर्व करते हैं। 6 महीने ऑब्जर्व करते, प्रोबिशन पीरियड बोलते हैं उसको। उसमें अगर देखते हैं उसका वो क्या रोल प्ले कर रहा है क्लास के अंदर, और बच्चों को कितना क्या फील महसूस हो रहा है कि बच्चों को लर्निंग महसूस हो रही है नहीं हो रही है, उसकी टीचिंग स्किल्स, क्योंकि एक दिन में आदमी ये नहीं कर सकता है ना कि जज एक दिन में हो सकता है वो प्रैक्टिस करके आया हो, लेकिन उसको ओकेजनली उसको ऑब्जर्व करते रहते हैं। बच्चों पेरेंट्स के फीडबैक होते हैं, बच्चों के फीडबैक्स होते हैं। अच्छा। इसी तरह कभी कभार महीने में एक बार हम लोग भी जाके ऑब्जर्वेशन करते हैं। हम इवन मैं भी हेड हूँ, मेरा भी लेसन्स ऑब्जर्व होता है। अच्छा। और उसकी बाकायदा रिपोर्ट बनती है। नहीं समझ रहे? तो हम लोग अगर बड़े हैं स्कूल में तो हमको हमारा लेसन भी ऐसे टॉप लेवल का होना चाहिए। अच्छा। नहीं समझ रहे? यहाँ पे क्या होता है, बड़ा होता है तो वो तो सीट पे बैठा रहता है, ऐसा नहीं। वहाँ पे क्या हम लोग बड़े हैं तो हम लोगों को सबसे बेस्ट बढ़ देना जाना है। तो इसलिए तो ये प्रोसीजर होता है। अभी हमारे यहाँ की कमजोरी यही है, जो बेचारे स्कूल से फ्रेशर्स आ जाते हैं, लोगों की कमी भी है ना, क्या कर सकते हैं। अगर कमी है तो ठीक है, तो ये मैनेजमेंट की जिम्मेदारी होती है कि आप उनको ट्रेन करते, एक्सपर्ट्स को लाए, ट्रेनर्स को लाए। स्कूल के जिस दिन स्कूल स्टार्ट हो रहा है नए साल का, उसी दिन टीचर्स भी आ रहे हैं। तो क्या है, वो तो सो के उठ के आके पढ़ाएंगे, चले जाएंगे। बुक में जो है वही मगअप करेंगे, क्वेश्चन आंसर टीचर ही दे देंगे, सब नोटबुक में कॉपी हो जाएगी। इसलिए अभी दूसरी बात ये है ना, एक तो ये चीज है, और दूसरी बात प्लानिंग के अंदर क्या होता है ना, हमारे यहाँ 15 दिन पहले 10 दिन पहले हमको बुलाया जाता है। उसके बाद पूरे साल का जो सिलेबस होता है ना, जैसे किताब का है, उसको हम लोग ब्रेक डाउन करते हैं। ब्रेक डाउन करके कि अभी मैं फॉर एग्जांपल अगर मैं इंग्लिश पढ़ा रहा हूँ, मैं साइंस पढ़ा रहा हूँ, तो मेरा जो पैरेलल टीचर होगा वो 2 बैठ के, दूसरे साइंस टीचर्स बैठ के, या दूसरे इंग्लिश के, मैथ के, इस्लामिक के, अरबिक, वो अपना पूरा साल का प्लान बनाते हैं। हाँ, ये लेसन हमको इस साल पढ़ाना है। अभी इस लेसन में क्या क्या चीजें लेनी है, एक्सरसाइजेस लेनी है, उसको एक एक वीक में तकसीम करते हैं। फिर उसके अंदर जो है बच्चों का स्किल्स का टेस्ट कैसा लिया जाए वो तायीन होती है उसके हफ्ते में एक बार। किस तरह के टेस्ट, जैसे केजी के बारे में मैंने बात की ना, तो ये प्लानिंग के लिए यहाँ पे टाइम नहीं, प्लान नहीं कर सकते, पता है बिजी हो जाते हैं पीरियड्स पढ़ाने में, फारिग होते ही घर चले जाते हैं, अब घर की जिम्मेदारियां निभाते हैं। तो स्कूल में टीचिंग कैसा किया जाए ये वो लोग प्लान नहीं कर पाते। प्लान नहीं, तो इसकी वजह होती है कि मैनेजमेंट जो है, कुछ तो उनको आज़ादी दे। आज़ादी नहीं, मैनेजमेंट क्वालिटी के बजाय क्वांटिटी पे जोर दे रही है। क्वालिटी नहीं है, क्वालिटी नहीं है, तो वजह यह है कि कम टीचर्स को भी हायर किया जा रहा है और बर्डन ज़्यादा किया जा रहा है। उसके बजाय आप 4 टीचर्स को ज़्यादा हायर करें और क्वालिटी पे जोर, सिर्फ पैसा कमाना ही मकसूद ना हो, बल्कि उसके कुछ अच्छा प्रोडक्ट रेडी करना मकसूद हो, ये बहुत ज़रूरी है। तो नाज़रीन गिराम में एक वक्त हो चला है, और ये तालीम का शोबा एक ऐसा है कि जो है इस पर एक एक शोबे को भी पकड़ ले तो पता नहीं इस पर कितने कितने घंटे बात हो जाए। लेकिन इस वक्त आप भी जो है इंतज़ार कर रहे, मुझे और मौलाना को इजाज़त है, इंशाल्लाह फिर कभी मौका मिले तो फिर और मुख्तलिफ शोबों की इंशाल्लाह बात है। जज़ाकल्लाह खैर। बच पाता है कोई सहाफ़ी की निगाहों से, मिलाता है ये लोगों को मोहब्बत की पनाहों से। करम और दर्द मंदी का है एक संसार, सीधी बात। अज़ीमत जुर्अतो हिम्मत का है इज़हार, सीधी बात। अज़ीमत जुर्अतो हिम्मत का है इज़हार, सीधी बात। ये चैनल
हक निगर बनकर कुचल देता है फितनों को।